मैं हूं शासन। मैं मोहम्मद हसन। आप देखिए दोस्तों, आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल तो चलते हैं लोग सब वीडियो। क्या मोदी जी फिर जीतेंगे? ऑब्वियसली जीतेंगे। मेरे तो दिल में यकीन है कि फिर वो जीते। इतना यकीन है यार उनके सिवा कोई उनके बराबर का, उनके कद का कोई है ही नहीं। ये इलेक्शन वजह, होगा तो राहुल गांधी का इलेक्शन चल रहे ना, इलेक्शन वीडियो देखते 19 अप्रैल से शुरू है। खैर देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हारिस सुल्तान का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडिया जनरल इलेक्शंस, क्या मोदी जी फिर जीतेंगे? तो भाई कमेंट करके आप बताएं भाई कि क्या मोदी जी जीतेंगे, क्या मोदी जी जीत रहे हैं और अब की बार कितनी सीटें आ सकती हैं, जरूर बताएं। बाकी चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि हारिस भाई क्या कह रहे हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो कि वोट डालना होता है वो इस वक्त इंडिया में हो रही है और इसके रिजल्ट्स जो होंगे तकरीबन 6 हफ्ते बाद, 7 फेजेस हैं और 4 जून को ऐलान किया जाएगा। पंडित्स ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा प्रिडिक्टेबल रिजल्ट इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ कि मोदी जी तीसरी टर्म के लिए भी जीत जाएंगे। अब इसके अंदर जो वाइड मार्जिन है बिटवीन एनी अदर लीडर, नेमली जो हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, और उनका मार्जिन जो है, जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर है राहुल गांधी जी कांग्रेस के, ऑब्वियसली बहुत दूर है, उनका मार्जिन बहुत बड़ा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मोदी जी ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस की धज्जियां उड़ा दी हैं, और आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि जब हम देखते हैं किसी भी कंट्री में कि वहां पे सिर्फ वोट डलवाना ही डेमोक्रेसी नहीं होती। वो तो हिटलर भी करवाता था, स्टालिन भी करवाता था। स्टालिन से एक कोट मंसूब किया जाता है कि इट डजंट मैटर के हु वोट्स, व्हाट मैटर्स इज हु काउंट्स द वोट्स। वेदर उसने ये कहा या नहीं कहा, लेकिन ये उसकी मेंटालिटी की अक्कासी जरूर करता है। अभी रिसेंटली पुतिन ने इलेक्शन करवाए, अपने बंदे खड़े करवा के, और जो उसकी असल जो उसकी ऑपोजिशन थी, जैसे अलेक्सी नवाल्नी, तो उसको जेल में फड़कवा दिया और 88% वोट ले लिए। Now, ये है एक बहुत वाइड मार्जिन। जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर था उसको मैं 2% वोट पड़े। तो इससे पता चलता है कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नाम की भी नहीं है। सिर्फ वोट डलवा देना डेमोक्रेसी नहीं होता। जिस तरह नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलता है, अब नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेसी नहीं बोलता। तो जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा गैप होता है तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ पे सही तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो अपोजिशन है उनको अपोजिशन करने की इजाजत नहीं है, वगैरह वगैरह। क्या यही लॉजिक हम इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं? नो, ऑब्वियसली नो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें ये हुकूमत के अंदर चलता रहता है। आप अमेरिका में भी देख लें, आप यूके में देख लें, कितना कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उछालने की इजाजत होती है। उसी तरह मेरा नहीं ख्याल कि आप जो क्रिटिक्स हैं इंडिया के, वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शैम इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। या ये कहना कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इरोड किया जा रहा है, आई डोंट नो, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जस्ट फ्रॉम अ सरफेस लेवल इसको पुतिन से कंपेयर करना या ऐसे मुल्कों से कंपेयर करना जहां पे वाकई शैम इलेक्शंस होते हैं, ये एक बदयांती होगी। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े मोदी जी के क्रिटिक्स हैं उनको बोलने की इजाजत है। आई नो कि थोड़ी बहुत प्रेशर आता है ट्विटर के ऊपर। इलॉन मस्क ने भी कहा कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बी दैट एज इट मे, जिस दिन ध्रुव राठी जैसे लोगों को या जुबेर जैसे लोगों को टोटली बैन कर दिया जाएगा, देन आई वुड से कि हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता। तो फिर क्वेश्चन है कि इतना बड़ा गैप क्यों है, क्यों ये नेक एंड नेक इलेक्शन से हुए? मुझे याद है कुछ लोगों से मैंने, इंडियन जो एक्सपर्ट, ये बहुत वैलिड पॉइंट है जो हारिस भाई ने उठाया है। आप इस बात को समझिए, चाहे जुबैर हों, चाहे ध्रुव राठी हों, अजीत अंजुम हों, अभिसार शर्मा हों, राणा अयूब हों, आरफा खानम शेरवानी हों। देखिए, हो सकता है मेरे मत आपसे न मिलते हों या उनके मत बीजेपी के मत से न मिलते हों, तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। जरूरी नहीं है मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगा, बिल्कुल करूंगा, आपकी नीतियों पर करूंगा, मैं आपके हर बात पर सवाल उठाऊंगा। यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हां, प्रॉब्लम तब होगी जब इस डेमोक्रेटिक राइट को दबाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जनता बहुत समझदार है। ध्रुव राठी क्या बोल रहे हैं, आरफा खानम क्या बोल रही हैं, वो जनता सब समझती है कि क्या बोल रही है, कौन से एजेंडे के तहत बोला जा रहा है, क्या नहीं। वो जनता फैसला करेगी ना, जनता वोट देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि नहीं जी, अजीत अंजुम का चैनल बंद कर दिया जाए, अभिषेक शर्मा को नहीं बोलने दिया जाए, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए, उनको पकड़ के वो कर दिया जाए, चैनल की लाइन कट कर दी जाए, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जबान पर ताला लगा दिया जाए। फिलहाल ये अभी नहीं हुआ है। 2 टर्म हो चुके हैं, तीसरा टर्म आएगा कि नहीं आएगा ये आई डोंट नो। इलेक्शंस हो रहे हैं, देखिए मैं अभी वोट देके मैं आया हूं।
26 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग थी नोएडा में, तो मैं वोट देकर आया हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये फैसला हमारे वोटर्स को करना है कि तीसरा टर्म मोदी जी को देना है कि नहीं देना है। लेकिन जो भी विपक्ष है या जो लोग मौजूदा सरकार के विरोध में हैं, या जब पुराने वाले लोग थे और ये सरकार विरोध में थी, तो इनको भी बोलने का पूरा मौका मिलता था। भाई जो कांग्रेस के विरोधी पत्रकार रहे हैं, बाकी लोग रहे हैं, वो बोलते रहे हैं, मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज करते रहे। तो आज जो लोग मोदी जी के खिलाफ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनका गला तो नहीं दबाया गया है ना अभी तक ना। उस समय जो बीजेपी के साथ खड़े थे लोग जो बोल रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, उनका भी गला नहीं दबाया गया। देखिए, एक दो अपवाद हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हर चीज 100% सही होती है, एक ग्रे जोन भी होता है, उसमें बहुत सारे खेल चल रहे होते हैं, बहुत सारे गेम्स चल रहे होते हैं। पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स है ही गेम। बिना गेम के, बिना षड्यंत्र के पॉलिटिक्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स मतलब पावर, पावर मतलब सत्ता, और सत्ता के लिए तो सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल भी कर दिया था, यह भी है। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी सामने वाली पार्टी को जबान पर जिप नहीं लगाई जा रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनसे वैसे बात की थी, यूट्यूबर्स हैं और कुछ आपके जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, वो कहते थे नहीं यार इस दफा बीजेपी नहीं जीतेगी। अब उससे कि क्या होगा, अब से कोई 12 महीने में के लोग मोदी जी से हट के राहुल गांधी जी की तरफ चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन पहले से ही कहा जा रहा है, आई एम नॉट स्वेइंग एनीवन्स ओपिनियन, आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन कि मुझे कैसे नजर आ रहा है एज एन आउटसाइडर। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वजह है? क्या इसकी वजह यह है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं, इंडिया में भी वोकिज्म की बीमारी आई, और जो इंडिया का जो लेफ्ट है वो ज्यादा ओवरबोर्ड हो गया लेफ्टिज्म में और वोकिज्म में चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज को अनजस्टली हाईलाइट करना शुरू कर दिया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे हमने देखा वेस्ट में एक बहुत तेजी से लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स को उखाड़ के फेंका जा रहा है, और जो कंजर्वेटिव साइड की बल्कि फार राइट की साइड की है वो उठ रही है। तो इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ, एक 2 नंबर किस्म का महाज खड़ा किया गया। अब एक ग्रुप, एक तरफ के लोगों को ज्यादा पेला गया, दूसरी तरफ के लोगों को ज्यादा फ्री हैंड दिया गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया। एंड ऑब्वियसली ये इतने बड़े स्केल पर ये चीजें जेनेरिकली नहीं होती या ऑर्गेनिकली भी नहीं होती। कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ चीजों को उठाया जाता है, वो उठाना जाना जरूरी था, बिकॉज अगर हमारे मुसलमान भाई इंडिया के हैं, मेजॉरिटी पीसफुल है, लेकिन जो कल्चरली एक सेंटिमेंट मुसलमानों के अंदर डाला जाता है बचपन से कि पहले तो मुसलमान हो फिर बाद में कुछ और, शरिया, नमाजें, अजानें, काफर से नफरत, और ये सारी चीजें कल्चरली डाली जाती हैं। ऑल्दो सारे मुसलमान उस तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन जब होलिस्टिकली कल्चरली एक चीज एम्बेडेड की जाती है, एक अच्छी चीज समझी जाती है, तो उसके कुछ रेपरकशंस होते हैं, और उसके रेपरकशंस हमने इंडिया में देख लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं, इनके नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में कौन सा गोरे इस वक्त व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट मुझे तो नहीं नजर आते जो इंडियन चाइनीज को पेल रहे हो या हिंदुओं को पेल रहे हो। मुसलमानों का एक सर्टेन बिहेवियर है जिससे लोग तंग आ जाते हैं। अगेन मैं नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन ये कल्चरल वैल्यूज हैं, इस्लाम के अंदर एम्बेडेड है। हर मुसलमान के बचपन में कान में जब अजान डाली जाती है, उस वक्त से उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू हो जाती है कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम मुसलमान हो, बाकी ये काफर हैं, ये गंदे लोग हैं, इनके साथ उठना बैठना नहीं है, इनके साथ इनकी चीजें नहीं अपनानी, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान की जैसे आयत है। तो उसकी वजह से एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आती है, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं। अगेन नॉट ऑल ऑफ देम, ये कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर से बहुत बड़ी परसेंटेज एक ऐसी होती है जो जहाद और काफर और इस तरह की चीजों पे यकीन रखती है, जिसके नतीजे में एक कल्चरल रिटेलिएशन आनी थी, पूरी दुनिया में इस वक्त आ रही है। ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा अगर मोदी जी अगले 5 साल जीत जाते हैं, और अगले 5 सालों में यूसीसी भी आएगा, क्या इस तरह की बातें आएंगी, क्या इसमें पता चलेगा कि क्या वाकई इंडिया डेमोक्रेसी से दूर हुआ है, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। और मेरा ख्याल से दिस विल बी हिज लास्ट टर्म। आई डोंट नो हाउ ओल्ड ही इज, आई थिंक इज 70 प्लस और मे बी लेट 60। लेकिन अगर यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो इससे हम कैसे कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है? भाई इससे बढ़िया डेमोक्रेटिक चीज और क्या हो सकती है? मतलब एक देश एक कानून, इस देश में रहने वाले हर किसी पर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, एक कानून लगेगा। और इस कानून में कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के रिलीजियस बिलीफ को खत्म कर दिया जाएगा, ये भी नहीं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये डिक्टेटरशिप तो नहीं कह सकते इसको। और मुझे एक बात बता दो, आज तक डिक्टेटरशिप वाला कौन सा काम हो गया है कि जबरन कोई चीज लाके थोप दी गई हो? बताइए।
60s। तो मोदी जी अगर 65 से छोटे हैं तो फिर आई थिंक देयर इज अनदर टर्म इन हिम, डिपेंडिंग ऑन उस वक्त क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये टर्म इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की सबसे क्रूशल होगी, क्योंकि इसके अंदर हमें रिवॉर्ड्स भी नजर आएंगे। हमें जो एक अक्सर प्रोपेगेंडा किया जाता है इकोनॉमी नीचे जा रही है, मैं तो जो इंटरनेशनल नंबर्स देखता हूँ तो उसमें तो यही नजर आता है कि इकोनॉमी इंडिया की बड़ी अच्छी जा रही है और प्रिडिक्टेड है 2050 तक जाके नंबर 2 पे आ जाएगी, सरपास कर जाएगी अमेरिका को। सो 2024 से लेके तकरीबन हम 2030 तक पहुंच जाएंगे। जब अगले इलेक्शन होंगे तो वो डिफरेंट दुनिया होगी, डिफरेंट बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी, और ये वो प्राइम मिनिस्टरशिप है जो डिटरमिन करेगी कि इंडिया किस तरफ जाएगा। सो आई थिंक एवरीथिंग विल हैपन फॉर गुड। मुझे नहीं लगता कि ये जितनी अलार्म बेल साउंड की जाती हैं कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ नाखुश वाकयात जरूर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल यूसीसी आता है तो एक कम्युनिटी है जिसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई नो ट्राइबल्स की भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल्स आर नॉट अर्बनाइज्ड, सो उनको इस कैटेगरी में डालना ठीक नहीं है। लेकिन जो अर्बनाइज्ड लोग हैं उनके ऊपर अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाता है, आई थिंक इट विल बी गुड थिंग। लेकिन वहां पे कुछ ब्लो बैक भी आएगा, कुछ फाइट बैक भी होगी। और दूसरा, जो हमारे खालिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर भी सख्ती होगी, और इसका भी इन 5 सालों में मुझे लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। हमें पता चलेगा कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। और एज अ पाकिस्तानी कुछ ओवरचर्स हमारी हुकूमत ने दिखाए हैं कि हम इंडिया से इलेक्शनों के बाद इंडिया से अच्छा ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वही हमेशा की घिसे पिटे जुमले हैं और ये वही बातें हैं जो हम बड़े अरसे से, मैं तो बड़े ये सुनते हुए अमन की आशा तब शुरू हुई थी 98 में, तब से ये काम, ये आंख मिचोली सीसॉ चल रहा है, लुकन मिट्टी खेला जा रहा है, और मुझे तो इसके कोई फ्रूट्स बेयर करते हुए नजर नहीं आए। सो आई डोंट नो, देखते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से किस तरफ बात जाएगी। आई होप, अगेन होप तो की जा सकती है कि शायद हमारे पॉलिटिशियंस भी जाग जाएं। इस वक्त हुकूमत जो है वो पीएमएलएन की है, उनका हिस्टोरिकली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया के साथ, लेकिन कन्वर्सली क्या होता है उनका, फिर जो हमारी जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ फटा शुरू हो जाता है। अब फिर वही होगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि ये वाले जो हमारे माई बाप हैं ये कोई इतने अच्छे ख्यालात इंडिया के बारे में नहीं रखते, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि वो मौलवियों के ऊपर थोड़ा सख्ती करने के मूड में है। जो बाजवा साहब थे वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमारे खान साहब जो थे वो हमें हीरो मान रहे थे। तो आई डोंट नो ये बात कहाँ पे जाएगी। खैर 5 साल बहुत लंबा अरसा, बड़ी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। इस दफा डिफरेंस ये है, वो अमित शाह ने जो भी स्पीच भी की है, कि कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान ये दहशतगर्दी करता रहता था, लेकिन वो फिर दोबारा से बिजनेस एज यूजुअल की तरफ बात चली जाती थी। लेकिन जब से पुलवामा हुआ उसके बाद से इंडिया ने कहा हमने तुमसे बात नहीं करनी। इस वक्त इंडिया है ऐसा जो कहता है हमने आपसे बात नहीं करनी। खान साहब ने कहा था मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। सो देयर इज अ बिट ऑफ एरोगेंस फ्रॉम इंडियन साइड एंड आई थिंक इट्स गुड, लेकिन इवेंचुअली ये जो आइस है उसको थॉ होना पड़ेगा। और अगेन सिंसेरिटी के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी सिंसेरिटी शो कर देता है, देन आई थिंक इवेंचुअली इंडिया शुड टॉक टू पाकिस्तान। अगर इंडिया को ये यकीन हो कि अब ये सिंसियर है, और ये सिंसियरिटी का क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं और जो दूसरे अस्करी पावर्स हैं वो एक पेज पर नहीं होते। जब एक पेज पे होते हैं तो फिर कुछ और होता है। तो anyway, ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लूं। आई हैव गुड होप्स फॉर इट। आई थिंक इफ मोदी जी विंस, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर द लेफ्टिस्ट सर्कल्स कि अपने अंदर थोड़ी सी कोई बैलेंस लाएं अपने अंदर। ये जो आपकी जो पॉलिसियां, और ये सिर्फ कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, पूरी दुनिया में जो लेफ्ट विंग की जो पार्टीज हैं उनको यही प्रॉब्लम हो रही है। व्हाई? क्योंकि उन्होंने डायग्नोसिस ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से वो सोल्यूशन ठीक नहीं देते। एक तरफ बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स है, दूसरी तरफ अपने जो नेटिव्स हैं उनके ऊपर ज्यादा सख्ती है, जिसकी वजह से लोग तंग आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक वेकअप कॉल होगी। अगर अगले 2029 में कांग्रेस ने इलेक्शन जीतने होंगे तो उनको अपनी पॉलिसीज में एक मेजर चेंज लाना पड़ेगा। तो ये बात मैंने आपसे करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। और आपको क्या लगता है कि आप वाकई मोदी जी आ रहे हैं तीसरी दफा भी? अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। तो आप जरूर बताएं कमेंट करके, आप भी भाई बताइए वीडियो में कमेंट करके क्या आपको लगता है कि मोदी जी आ रहे हैं। लगने को कुछ भी हो सकता है, मुझे भी लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं थर्ड टर्म, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन वो तो रिजल्ट से ही क्लियर होगा। ये मेरा एक तरह से कहूँ कि क्या कहें उसको, क्या कहते हैं, आंकलन है। बाकी तो रिजल्ट ही सही चीज़ बताएंगी। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे लगता है कि देश कैसे चलेगा या कैसे चलना चाहिए ये तय करने वाली होती है जनता। अगर मेजॉरिटी ऑफ जनता, देखिए वोट किस लिए कराए जाते हैं, मतदान किस लिए होता है, सही और गलत की बात नहीं है। मतदान ये होता है कि कोई एक चीज है उस पर सबसे ज्यादा लोग सहमत हैं कि नहीं है। अगर उस एक चीज पे ज्यादा लोग सहमत हैं और कम लोग असहमत हैं तो सहमत लोगों की बात मानी जाएगी। वोटिंग, दैट इज डेमोक्रेसी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ
कि जो लोग असहमत हैं वो गलत हैं और जिन्होंने ज्यादातर वोट दिया है वो सही हैं। लेकिन आजकल लोग इसको ऐसे देखते हैं कि वो गलत हैं और ये सही है। नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। असहमति अपनी जगह है, ये जरूर नहीं कि मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये डेमोक्रेसी है और ये एक सेकुलर देश की पहचान है हमारी। एक बार वाजपेयी जी ने कहा था, उनसे जावेद अख्तर ने सवाल पूछा था। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं सुनवा ही देता हूं, पहले वो सुन लीजिए। बीजेपी की शायद नियत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों को और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाजत देंगे? देखिए, भारत सेकुलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ। शक। और 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सुना आपने वाजपेयी जी का जवाब? ये देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि यहां पे मेजोरिटी हिंदुओं की है। अब मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं। तमिलनाडु से जो वहां के, अब नाम भी नहीं लेना चाहता मैं उस आदमी का, उसने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और इसको हम खत्म कर देंगे, खात्मा कर देंगे, हम इसका इरेडिकेट कर देंगे। आप हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड करने को कह रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हिंदू भड़का। हाँ, विरोध हुए, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वो वायलेंट नहीं हुआ। अब आप इस चीज को मुसलमानों पर ही लागू कर दो। अगर किसी ने इस्लाम पर यह बात कह दी होती, आप समझ रहे हो कि वायलेंस कितनी होती या हो सकती थी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों वाजपेयी जी ने बात कही थी कि इस देश में मेजॉरिटी हिंदू है, इसलिए देश सेकुलर है। हमने तो उसको कुछ नहीं कहा, प्रोटेस्ट किया, अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम खतरा बन गए उसकी जान के लिए, नहीं है। हम बहुत टॉलरेंट लोग हैं, सहनशील लोग हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अगर सहनशीलता एक लेवल तक है उसके बाद सहनशीलता नहीं रहती, वो टूट जाती है। तो हर कम्युनिटी को यह समझना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, हर कम्युनिटी को यह समझना चाहिए कि हमें साथ रहना है तो सहनशील बनना पड़ेगा, टॉलरेंट बनना पड़ेगा। अगर आप जिद पकड़ेंगे बाकी लोग भी जिद पकड़ लेंगे, फिर किसी का भला नहीं होने वाला, ना देश का, ना आपका, ना आपकी कम्युनिटी का। एक दूसरे का ख्याल करिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे के रिलीजन का सम्मान कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सामने वाले के धर्म को नीचा दिखा दूं और मेरे ऊपर कोई सवाल ना उठाए मेरे धर्म के ऊपर, नामुमकिन है। तो ये हम सबको समझ, बहुत बेसिक रूल है, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। चौथी बात, इलेक्शन की। ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया कि जी डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर, साबित तो करो डिक्टेटर। और अगर आपको लगता है कि डिक्टेटर ही है तो भाई चुन के आ रहा है ना बंदा, वो बंदा चुन के आ रहा है ना। उस डिक्टेटर को भारत की जनता ने चुना है ना, वो खुद से तो आगे बैठ नहीं गया। अगर आप कह रहे हो कि तानाशाह है तो भैया वोटिंग के प्रोसेस से आया वो बंदा, अभी भी वोट डाले जाना है। अगर वो थर्ड टर्म चुना जाता है तो एक वोटिंग के प्रोसेस से आएगा, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आएगा। बाकी आप उस पर सवाल उठाते रहिए। तो अगर आप उसे डिक्टेटर कहते हैं तो आप इस देश की जनता द्वारा दिए गए मत को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, वोट देकर ज्यादातर लोगों ने बहुमत दिलाया, वो सब डिक्टेटर हैं। आप पूरे देश में एक बहुमत को डिक्टेटर घोषित करने पर लगे। तो देखिए, दुनिया भी बेवकूफ नहीं है और जनता भी बेवकूफ नहीं है। जनता जानती है कि उसे क्या करना है, और जनता का फैसला जब रिजल्ट्स आएंगे चुनाव के तो आपको नजर आ जाएगा कि जनता ने क्या किया। बाकी कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि ऑब्वियसली पीएम मोदी ही अगले वजीर आजम है, क्यों मेरे दिल को यह यकीन हो चला है सच में। तो उसकी वजह हाथ है।
उसके बाद जो आते हैं, कोई मुझे बता दो ये मोदी के हम पल्ला कोई एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया में हो, इंडिया में छोड़कर पूरी दुनिया में हो, जो डेमोक्रेसी पर यकीन रखता हो, जो सब तबकात को पूरे अपने मुल्क को साथ लेकर चल रहा हो। ध्रुव राठी की बात आई, वो जो पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, मतलब डेमोक्रेसी के हक में करते हैं कि डेमोक्रेसी रेडिकेट हो रही है, ख़त्म हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, सवाल उठाते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी सवाल ये है, हारिस ने भी यही सवाल उठाया, लोकसभा ने भी इसकी तायद की, मैं भी इसकी तायद करता हूँ। तो वो जो फिर एक एंटी मोदी या एंटी गवर्नमेंट एक स्टांस है, फिर वो तो ख़त्म कर देना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी ना होती, डिक्टेटरशिप होती, तो क्या किसी ने ज़बान बंद की? वो क्या नाम है इनके जो मेंटोर हैं ध्रुव के, यार उनका नाम भूल गया है, उसके मैंने चैनल सर्च किया, मैं उसकी वीडियो देखता रहता हूँ, देखिए एक दो देखता नहीं रहता, जो रूटीन में नहीं देखता, लेकिन उसकी वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, उसको लोग सुन रहे हैं ना। अगर डिक्टेटरशिप होती तो उसका चैनल बंद कर देते, और उसकी डेली एक दो वीडियो डेली आती है। ध्रुव की हर वक्त में 2-3 वीडियो आती है, तो ध्रुव का बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, तो जो मेजर वॉइस है, मतलब मेजर आदर राजा उनका चैनल का नेम था, कितनी मरतबा बंद किया गया? उसका किया गया। अच्छा, ये अगर आप कहते हैं कि इंडिया में अगर डिक्टेटरशिप होती तो ध्रुव का आज बंद होता, तो फिर वो डिक्टेटरशिप जो है वो साबित करना चाहते हैं, आप साबित करवाना चाहते हैं उनसे कि वाकई वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। अगर उसका चैनल जो है, क्या कहना चाहता है ये मुझे समझा नहीं। पाकिस्तान में हम मानते हैं, भी सोच रहा हूँ, यहाँ पर जो चैनल्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं यूट्यूब से। यार एक बात तो ये तय है कि इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, तो ये नहीं है कि टोटल जो है वो बीजेपी के साथ है, भाई कांग्रेस के साथ भी है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस के साथ ना होते तो आज ध्रुव राठी को इतने व्यूज ना पड़ते, ध्रुव राठी को इतने लोग देखते हैं। भाई ध्रुव राठी तो बहुत ज्यादा ऊपर अब जा रहा है, जब से मोदी पीएम मोदी को उसने पकड़ा है ना इस मुद्दे को, तो बहुत ज्यादा, यानी कि उसके व्यूज में काफी फर्क पहले से आ चुका है। तुमने कहा बहुत ऊपर चला गया, मैं देख रहा शायद कहीं आसमान फाड़ के ऊपर निकल गया था। बहुत ऊपर तो नहीं चला, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं चला गया। चले खैर, लेकिन ये बात तो है भाई कि सारे के सारे जो है ना लोग भारत में जितने भी हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है। कुछ उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, और जो इख्तलाफ करते हैं वो कांग्रेस की फेवर में लाजमी जाते हैं, और इनका मुंह बोलता सबूत जो है वो ध्रुव राठी की वीडियोस पे इतने व्यूज बढ़ने हमने एक वीडियो देखी थी, राज धर्मा वो लड़की है, इंटरव्यू करती है इलेक्शन के दौरान, 4-5 दिन पहले की वीडियो। तो उधर तेजस्वी हो रहा था, उधर तो एक भी वोट मोदी की का नहीं था, 1-2 जंग लड़के थे उन्होंने बोला था। तो उसका मतलब ये है कि सारी के सारे क्लीन स्वीप में कर रहे हैं मोदी साहब, ठीक है उनके साथ है, लेकिन सच ये है कि अगले पीएम मुझे जो है वो पीएम मोदी अक्सरियत है पीएम मोदी की। हाँ जी, ये सच है। लेकिन ये नहीं है कि वो पुराने पापी हैं भाई, कांग्रेस वाले वो पुराने पापी हैं, उनका कहीं ना कहीं असर रसूख भी है, कहीं ना कहीं उनके चाहने वाले भी हैं, चाहे वो ज़हनी तौर पर पतले ही हों, लेकिन होंगे जरूर उनके साथ। उनको आजाद करवाने वाली जो पार्टी है वो भी कांग्रेस ही है भाई। पहली पार्टी जो बनी थी, पहली पार्टी जो हिंदुस्तान की जो पहली पार्टी थी वो ये कांग्रेस थी। H.O. ह्यूम, शायद आप जानते हो, 1885-6 की बात है, तब ये बनी, उसकी बुनियाद रखी गई थी। ये इस खित्ते की पहली पार्टी थी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन 1857 के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि जो लोग हैं ना, इंडिया के लोग या हिंदुस्तान के लोग, इनका अपने हकूक़ के लिए कोई ना कोई एक प्लेटफार्म होना चाहिए। वो प्लेटफार्म ये कांग्रेस बनी थी, और वही कांग्रेस चलती आ रही है। और आगे पाकिस्तान की बाद में मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों जो आज पाकिस्तान के लोग हैं, उन मुसलमानों ने बनाई थी मुस्लिम लीग अपना 1906 में, और 85 में ये कांग्रेस बनी है। 21 साल पहले कांग्रेस वजूद में आई है। ये खुद भी कांग्रेस में रहे हैं, काफी ऐसा उनके साथ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस में भी रहे हैं कादिया साहब। तो ये बात ज़रूर है कि भाई उधर अगर मैं बात करूँगा डिक्टेटरशिप की, उधर अगर चले एक सेकंड में मैं मान भी लिया, माइनर सी होगी, ज्यादा नहीं है, जिस हिसाब से हमारे मुल्क में 5-10% जो वो केस है एक्सेप्शनल,
कि उस एरिया के अंदर चल क्या रहा है। उसमें अगर जोर ज़बरदस्ती का की जा रही है या रूल्स और रेगुलेशन नाफिज करवाए जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजंस होगी। ठीक है, जिस तरह कि मणिपुर है, मैं एक मिसाल ले रहा हूँ, मणिपुर के अंदर जो है ना हालात आउट ऑफ कंट्रोल चले गया, तो उसके बाद अगर उधर एमरजेंसी भी लग जाती या उधर ये डिक्टेटरशिप भी चलती तो वो ठीक था, वो गलत नहीं है। एक लिमिटेड एरिया के अंदर मैं ये नहीं कहता कि नहीं ये हो सकता कहीं हो, हमारे इलाके में ना हो, लेकिन सच ये है कि नेक्स्ट पीएम भी पीएम मोदी हैं और इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है, सेकुलर है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की बात सुनाई लोग सुने कि इंडिया या हिंदुस्तान सेकुलर इस वजह से क्योंकि हिंदू है, यहाँ अक्सरियत हिंदू है, ये बात सच है। हम बीजेपी और कांग्रेस या दूसरी पार्टी की वजह से नहीं है। हाँ जी, हम अगर मुसलमान होते तो हम ज़रूर ये मुतालबा करते कि हमारे पाकिस्तान या हमारे हिंदुस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, ये हम ज़रूर डिमांड करते हैं, ये सच है। हमने की नहीं, हम इधर मेजॉरिटी में कौन है इधर पाकिस्तान में, मुस्लिम है, ठीक है, और हमारी क्या इधर डिमांड है, क्या शरीयत। तो ये तो सही बात है, अच्छी बात है। हम सेकुलर नहीं ना, उन्होंने वजह बताई कि हम सेकुलर क्यों नहीं है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, वो कह रहे थे उनके हिसाब से हिंदुओं के बिलीव के मुताबिक जो मतलब कि ना एक किस्म के जो हिंदू है वो सेकुलर है, लेकिन वो सबको इक्वली मानते आ रहे हैं, लिहाज हो एक साथ लेके चलते हैं। तो है भी ऐसा भाई। चले जी, खैर दुर्विराट ठीक करे, इधर होती डिक्टेटरशिप, उसका चैनल रिमूव कर दिया जाता, हमारे किए गए हमारे मिर्ज़ा राजा मेहदी, उसके बाद मुईद पीर राजा का चल रहा है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशराइज किया गया था। तो इतना प्रेशराइज किया गया तो वो बेचारे यहाँ से भाग कर ही चलेगा। जो उधर बोलता भी है, मोदी के खिलाफ बोलता होगा, इंडिया में आके क्या कहता है, इंडिया फिर दूसरे दिन चौथे दिन इंडिया में आया होता है। इस तरह मुईद पीर राजा आकर दिखाएगा भला, शहबाज गिल आकर दिखाएगा भला, या शहीद रशीद जो चले वो इधर से भागा, ये थी डिक्टेटरशिप। इमरान रियाज को कितनी मतबा पकड़ा है, अब आग थक खुद छोड़ देगा, ये नहीं सुधरने वाला, ये है डिक्टेटरशिप। हमें अपना डर है कि भाई कभी उनके कानों तक हमारी बात चलेगी तो पता हमारे साथ अभी क्या होगा। बल्कि मैं आज न्यूज़ सुन रहा था, पठान भाई ने वीडियोस पर, मैं थंबनेल पढ़ा, मैंने वीडियो नहीं सुनी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पठान भाई का थंबनेल मैं बस स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने आया, तो उसके थंबनेल पर लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया है, जो कंटेंट क्रिएटर इंडिया पर कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, उनका भी अनकरीब हो सकता है कि ये चैनल डीमोनेटाइज या रिमूव कर दिया जाए। ये उसका थंबनेल पर लिखा था। अब ये कितना सच है या झूठ, इसकी भी मुझे कोई नहीं पता, लेकिन सच ये ज़रूर है, जो इंडिया पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ जाता है, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, वो हमें खुद देख रही है। शहबाज गिल मिसाल है, मुईद पीर ज़्यादा, मेहदी हसन, उसके बाद वो डॉक्टर आदर राजा, कितने नाम है। चलिए खैर, शानदार वीडियो, मिलते हैं वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस।